नाजरीन आदाब। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में आपका इस्तकबाल है। रंगरस की सीरीज 2 की छठी कड़ी में आज मोहतरमा पूनम गिरधानी हमारे साथ हैं। पूनम साहिबा आदाब। रंग सफर में आपका खैर मकदम है। आप सुन पा रही हैं? शुक्रिया। जी जी। नाजरीन, आप जानते हैं कि जी रंगरस उर्दू में शाया होने वाला पहला थिएटर मैगजीन है और रंगरस उर्दू थिएटर की रिवायत को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। तो नाजरीन, मोहतरमा पूनम गिरधानी से तारुफ करवाना हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने मेहमान का तारुफ पहले पेश करें आपके सामने, फिर उनके साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। नाजरीन, मोहतरमा पूनम गिरधानी एक ज़माने से थिएटर से जुड़ी हुई है और फिल्म, टेलीविज़न और रेडियो में बराबर काम कर रही हैं। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे एक छुपी सी जिंदगी, तलाश, दम लगा के हईशा और मरसिया जैसी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बीबीसी और ईटीवी के प्रोग्राम में भी काम किया है। उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये अपनी मादरी जबान सिंधी में भी काम करती हैं। 1994 से थिएटर में अदाकारी कर रही हैं। कई मारूफ ड्रामा ग्रुप के साथ ये जुड़ी रही हैं और इनके लिए यह फख्र की बात है कि इन्होंने हबीब तनवीर साहब के साथ भी काम किया है। हबीब तनवीर साहब के नया थिएटर के साथ जुड़ी रहीं और अरविंद गौर के अस्मिता ग्रुप से भी इनका ताल्लुक रहा है। फिर बहरूद से जुड़ गई। इन्होंने जर्मनी के मशहूर ड्रामा निगार और हिदायतकार हाइनर मॉलर के ग्रुप के साथ भी काम किया। पिछले 7 बरसों से दास्तान गोई में भी अपने फन का मुजाहरा कर रही हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के हालात जिंदगी पर इन्होंने एक दास्तान भी लिखी है, दास्तान इरफान बुद्धा के नाम से। सलमान रश्दी की सलमान रश्दी का नॉवेल हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज पर मबनी एक और दास्तान लिख चुकी हैं। तो आइए नाजरीन, मोहतरमा पूनम गिरधानी की जबानी उनके रंगरस की दास्तान यानी दास्तान गिरधानी सुनते हैं हम लोग। गिरधानी या गिरदानी, आप क्या है तलफ़्फ़ुज़ आपका? जी, मैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी, गिरधानी। गिरधानी, गिरधानी, जी जी। जी 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 तो जी। बुनियादी सवाल जो हम अपने तमाम मेहमान से पूछते हैं, वही आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपके रंग सफर की शुरुआत कैसे हुई? यानी आपने इस परफॉर्मिंग आर्ट में कदम कैसे और कब रखा? बहुत ही मुख्तसर सा सफ़र है मेरा। बहुत लंबा सफ़र अभी तक तय नहीं किया है। जैसा आपने बताया 94-95 में मेरी शुरुआत हुई थी, रंगमंच से मेरा जुड़ाव हुआ था। और बहुत मज़ेदार बात ये है कि अ, रंगमंच या नाटक की विधा को चुनने से पहले जो नाटक भी मैंने देखा था वो भी इसी साल देखा था मैंने। मैंने अस्मिता का नाटक देखा था सबसे पहले, रक्त कल्याण, जिसमें हमारे एक पड़ोसी भैया जो थे वो उसमें उनका परफॉर्मेंस था और उन्होंने कहा कि आप आइए देखने के लिए। तो मैं अपने भैया, बड़े भाई के साथ देखने के लिए वो गई थी और देखा, बहुत मजा आया। भैया का काम अच्छा लगा और वी वर ऑल हैप्पी। आई वाज वेरी यंग, मैं उस वक्त सिर्फ स्कूल मैंने पास ही किया था और खोज रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और फिर उसके बाद दूसरा नाटक जो देखा वो देखा था कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक जी का लिखा हुआ। और ये भी अस्मिता के कलाकारों ने ही किया था, अरविंद जी का डायरेक्शन था। और उसके बाद बात आई गई हो गई और मैं इंतजार असल में कर रही थी। मेरा असल में स्टेज पर जाने का जो मन था वो जुड़ा हुआ था भरतनाट्यम से। मैं बचपन से भरतनाट्यम सीखना चाहती थी और उसी की तलाश में मैं गई थी मंडी हाउस और गंधर्व महाविद्यालय। लेकिन वो रास्ता खोजते खोजते इतनी देरी हो चुकी थी कि जब मैं गंधर्व महाविद्यालय पहुंची तो मुझे पता चला कि उस साल के जो एडमिशन्स हैं वो खत्म हो गए हैं। और मेरी मायूसी देखकर जो है उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि
शुरुआती दो महीने में लोग जो हैं क्लासेस छोड़ देते हैं, कोर्सेज छोड़ देते हैं। उनके पास बहुत विदेशों से बहुत स्टूडेंट्स आते थे, तो उन्होंने कहा अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो कर लो। हमने बिल्कुल। तो मुझे याद है कि 15 दिन तक, आने वाले जो 15 दिन थे, उन 15 दिनों में हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती थी और हर क्लास में मैं वहां मौजूद रहती थी, एक स्पेक्टेटर की तरह से, एक वेटिंग में जैसे स्टूडेंट रहते हैं ना, वेटिंग लिस्ट में मैं वहां पर खड़ी रहती थी कि और देखती रहती थी कि किसका विकेट गिरेगा, कौन निकलेगा इस क्लास से, तो उसकी जगह मैं लूंगी। पर अफसोस कोई निकला नहीं। लेकिन उन 15 दिनों में हुआ ये था कि मेरे बड़े भाई जो हैं, उन्हीं के एक दोस्त थे जिनके साथ मैं गंधर्व जाती थी, वो खुद वहां पे भरतनाट्यम सीख रहे थे और काफी सीनियर थे। तो जब वो वापसी में अपनी क्लास के बाद वो अस्मिता जाते थे, शंकर मार्केट में हम लोगों की रिहर्सल स्पेस हुआ करती थी, अरविंद जी की वो छत पे किया करते थे। और वापसी में मैं नवीन के साथ आती थी और वो रिहर्सल करते थे, मैं रिहर्सल देखा करती थी और फिर भैया मुझे वहां से पिक करके घर वापस लेकर जाते। तो ये अरेंजमेंट था कि मैं गंधर्व से यहाँ शंकर मार्केट आऊंगी और भैया वहां से मुझे पिक करेंगे। तो उन 15 दिन में हुआ ये कि मैं रिहर्सल देखते देखते उससे इतनी मुतासिर हुई कि आखिर में जब मुझे पता चला कि मैं भरतनाट्यम के लिए कुछ लेट हो गई हूँ, अब अगले साल का मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो मेरे भैया ने मुझसे पूछा ये कैसा लग रहा है जहाँ तुम हर रोज जाती हो। मैंने ये बुरा नहीं है, मजा आ रहा है, तो मुझे देखो ट्राई करो। तो हम बोला ठीक है। तो असल में अस्मिता जो मैंने ज्वाइन किया था वो इस वजह से हुआ मुमकिन क्योंकि गंधर्व में मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया था। किसी ने कोई वैकेंसी नहीं थी और जो टीचर ने कहा कि और थोड़ा डिले हो जाएगा तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे और बेस बनना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ मायूसी थी, लेकिन उस मायूसी भरी शाम के ढलते ढलते रात के तकरीबन 8:30 बजे भैया लेने आए थे मुझे और उन्होंने पूछा और मैंने कहा ये अच्छा है। तो उस दिन जो है चीजें बदल गई। तो मैं इस तरह से रंगमंच की तरफ माइल हुई। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती और मुझे लगता है कि शायद मुझे दास्तान गोई ने जो है बचपन में ही चुन लिया था, क्योंकि मैंने अस्मिता भी जो ज्वाइन किया था एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ज्वाइन किया था, मैंने एज एन एक्ट्रेस नहीं किया था क्योंकि मुझे कोई ABCD नहीं आती थी एक्टिंग की, कभी जहन में नहीं सोचा था कि हम एक्टिंग करेंगे और ये तमाम चीजें, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर किया था क्योंकि उस वक्त मैं परस्यू कर रही थी अपना डिजाइनिंग का और मुझे बहुत मजा आने लगा था रोजाना रिहर्सल्स पे जाना, उसमें पार्टिसिपेट करना, टू अंडरस्टैंड द मीडियम कि है क्या इसमें, चीजें कैसे होती हैं। और एक रोज जो है हम एक जगह रिहर्सल कर रहे थे, हमारा परफॉर्मेंस होना था और मैं हर वक्त रिहर्सल पे मौजूद रहती थी और एक माइनर कैरेक्टर एक लड़की कर रही थी और वो आई नहीं, ग्रैंड रन थ्रू था। तो अरविंद जी ने मुझे बोला धक्का देकर कि करो, तुम करो। भतीजी का रोल था, मुझे याद है रामकली हम लोग कर रहे थे उसमें। तो हम चले गए और बस उस दिन जो हम स्टेज पे गए तो फिर बस वहीं पे रम गए, मजा आने लगा फिर। तो दिस इज हाउ आई मीन इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी। आपकी मुलाकात शाहिद अनवर भाई साहब से कैसे हुई, कब, कैसे, किस तरह से हुई? बस उसी साल में सब कुछ हो गया था मेरे ख्याल से। मेरी दास्तान जो है उस शाम को 8:30 बजे लिखी जा चुकी थी। जब मैं जाना मैंने शुरू किया था अस्मिता में, तो मैं उस वक्त शाहिद आते नहीं थे, उस वक्त मैंने उन्हें नहीं देखा। तो शुरुआत के 15 दिन मैं उनसे नहीं मिली थी, इनफैक्ट उसके भी 15 दिन तक हम नहीं मिले थे क्योंकि पीयूष मिश्रा का एक परफॉर्मेंस था, एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, जिसके साथ अरविंद जी और पीयूष जो है ट्रैवल कर रहे थे। तो जयपुर का शो था और वो जबरदस्ती ये दोनों जो है शाहिद को ले गए थे अपने साथ कि तुम हमेशा गच्चा दे जाते हो, चलो। तो शाहिद उनके साथ उस दौरान वहां गए हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इन दोनों के साथ मैंने 48 घंटों से ज्यादा गुजार लिए, तो अब मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो वो 1 हफ्ते जो है आए नहीं थे और तकरीबन 1 महीने बाद जो है मेरी मुलाकात उनसे हुई और उस दौरान मैं सुनती रहती थी
कि सब लोग कोई कहता रहे शाहिद भाई नहीं आ रहे, अरे शाहिद भाई आते तो क्या मजा आता, कुछ कुछ शाहिद, मैंने बोला ये है कौन शाहिद भाई, इनसे तो हमें भी मिलना ही है, शाहिद भाई कौन है। और जब हम मिले उनसे तो बहुत ही मतलब आई मीन आई थिंक इट वाज ऑल रिटन, पहले से ही कुछ स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी सब कुछ, तो उसके बाद वक्त नहीं लगा। तो दिस इज, तो हम अस्मिता में मिले थे, शायद वहां पर असल में आते थे आई मीन एक किस्म से अरविंद जी के बहुत अच्छे दोस्त तो थे ही, साथ ही साथ अरविंद जी उन्हें एक एडवाइजर की तरह से उन्हें बहुत मानते थे। उनके जो एडवाइजर, किस तरह की स्क्रिप्ट करनी चाहिए, किस तरह के नाटक होने चाहिए, क्या जरूरत है दिल्ली रंगमंच में अभी, तो वो सारी चीजें जो हैं, तो मेरे ख्याल से वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो था वो अस्मिता को उनकी तरफ से मिलता था। और फिर तुरंत उसके बाद उन्होंने फाइनल सोल्यूशन जो है उर्दू में किया था, महेश दत्तानी का लिखा हुआ, तो फिर लगातार उनका जी आना रहता था। अच्छा ये बताइए कि ये बहरूप जो ग्रुप है जिसके साथ आप भी जुड़ी हुई हैं, तो ये शाहिद भाई ने पहले इसकी बुनियाद डाल दी थी, पहले से ही काम शुरू किया था, या आपसे मिलने के बाद उन्होंने शुरू किया, किस तरह से बहरूप का क़याम अमल में आया? देखिए मेरे ख्याल से वो जो साल 1995 था वो बहुत मायनों में बहुत हिस्टोरिकल रहा, अगर मैं अपने से जोड़ कर देखूं। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही थी। एक तरफ अस्मिता जो है मेन स्ट्रीम में एक मुखर आवाज की तरह से सामने आ रहा था। वो दौर था जब एनके साहब का काम जो है वो थोड़ा सा क्षीण पड़ गया था काम, क्योंकि पीयूष चले गए थे, आशीष वहां से निकल गए थे, बहुत सारे लोग मुंबई की तरफ चले गए थे, तो वो जो दम खम के साथ जो पहले काम होता था उसमें थोड़ा सा जो है वो हल्का पड़ने लगा था उनका काम। और उसी वक्त अस्मिता ने वो जो वॉइड है वो भर रहा था अस्मिता उस वक्त। तो एक उस तौर पर एक बहुत दिल्ली थिएटर में हम लोग एक शिफ्ट देख रहे थे, एक नए थिएटर ग्रुप को बढ़ते हुए देख रहे थे, तो उस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही थी। साथ ही साथ अंग्रेजी थिएटर तो बहरहाल उस वक्त बहुत काफी हो ही रहा था, उर्दू थिएटर बहुत जोरों शोरों से शुरू हुआ था काफी। मुझे याद है मेरे ज्वाइन करते ही दिल्ली उर्दू एकेडमी का पहला जो नाटक हम लोगों ने किया था, शायद कलंदर किया था अस्मिता के साथ हमने। तो बहुत सारी चीजें हुई थी और हम बहुत नए थे, थिएटर के बारे में नहीं जानते थे, तो इतनी सारी जो चीजें हो रही है, तो कुछ सालों के बाद जब पीछे पलट कर देखा तो हमें समझ में आया कि वो जो साल था उस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो दूसरी तरफ दिल्ली के दूसरे कोने में जो है बहरूप जो है वो एक आकार ले रहा था। मेरे ख्याल से ये बीच बहुत पहले से था, लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन उस वक्त जो है वो भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था मेन स्ट्रीम में, तो सब कुछ पैरेलल हो रहा था। तो ऑफ कोर्स जब बहरूप की नींव डली थी तो मैं वहां नहीं थी, इनफैक्ट बहरूप में जो मैं पहली बार गई थी तो वो मैं बतौर अस्मिता की तरफ से गई थी मैं। हम लोग एक नाटक कर रहे थे माधवी, और माधवी का नाटक जो है उसका कॉस्ट्यूम मैं कर रही थी और उसके कोरस में हम थे, क्योंकि ये नाटक हम लोगों ने पहले गार्गी कॉलेज के साथ किया था, तो एक नए सिरे से बहरूप के साथ वो नाटक हो रहा था। तो जो अरविंद जी की जो कोर टीम आप कहें तो उस कोर टीम का हिस्सा मैं थी, और उसी के नाते मैं पहली बार बहरूप जो गई थी। तो इस तरह से मेरी जो मुलाकात है बहरूप और बहरूप के लोगों से उस नाटक के दौरान ही हुई। हालांकि हम शाहिद को जानते थे, हम लोग अस्मिता में वो लगातार वो आते थे, हम लोगों की बातें होती थी, और मैं चूंकि डिजाइनिंग परस्यू कर रही थी तो बहुत सारी चीजें जो हैं जब वो देखते थे कि इतने सारे सवाल हैं इन तमाम लोगों के जहन में, तो मेरे भी जहन में बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जब हम खोज रहे थे, दैट वाज द ईयर आई बिलीव, आई थिंक 95 या 96 में मैंने दिल्ली का बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड भी जीता था,
जो अपकमिंग जो डिजाइनर थे उन लोगों का फिक्की में एक वो हुआ था, कंपटीशन हुआ था। तो उसमें हमारा ओपनिंग सीक्वेंस था। तो जतिन कोचर ने जो है हम लोगों को जो है इनाम दिया था। उस वक्त वो काफी लीडिंग फैशन डिजाइनर थे। तो उस दौरान मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग इस तरह से मेन स्ट्रीम में मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है। मुझे कुछ और, हम कुछ और खोज रहे थे थ्रू डिजाइनिंग। तो फैशन उसमें कहीं पे ना फिट नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि इतना जो है काफी हम उलझे हुए हैं, तब उन्होंने मुझे रोशन अलकाजी साहिबा की जो है किताब से उन्होंने वो ला कर दी थी। इनफैक्ट उनका था इसको पढ़, उसको पढ़ के मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी थी कि किस तरह से एक और एंगल है। आप अपनी क्रिएटिविटी, आपने जो आपके पास हुनर है, जो फन है, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। और फिर अस्मिता ने मुझे वो मंच दिया जहां पर मैं अपने वो जो तमाम वो चल रही थी और रेस्टलेसनेस थी, उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज करने का जो है वो माध्यम बना। तो मुझे याद है हम लोगों ने दारियो फो का एक नाटक किया था, और उसमें, और क्योंकि बजट होता नहीं था सब कुछ, तो कैसे मिनिमल चीजों के साथ, मतलब बहुत ही सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या, कॉस्ट्यूम जो है वो पार्ट होना चाहिए आपके पूरे नैरेटिव का। तो उसको लेकर, तो जब आपके पास चीजें कम है, रिसोर्सेस कम है, और उसमें आपको काम करना है, तो उसमें मुझे बहुत मजा आने लगा था कि किस तरह से जो है आप अपने डिजाइनिंग के थ्रू भी जो है आप अपनी बात कह सकते हैं, आप नैरेटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो मुझे बहुत, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस और वो पूरा लर्निंग की वजह से मुझे सबटेक्स्ट के बारे में बहुत तुरंत, बहुत जल्दी समझ में आने लगा था। क्योंकि मैं एज एन एक्टर अपने लाइंस नहीं देख रही थी, मैं पूरे के पूरे नाटक को एक एज अ होल देखती थी। तो इस वजह से मुझे वो टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट पे कैसे काम किया जाता है, मेरे ख्याल से मैंने सब टेक्स्ट के साथ काम करना पहले शुरू किया, टेक्स्ट बाद में आया मेरे पास। तो इस तरह से चीजें हो रही थी। तो वो 1995 काफी काफी हिस्टोरिकल रहा है हमारे लिए उस तौर पर। जी जी, आप बहरूप में फिर बराबर काम करती रही, और बहरूप एक जमाने तक मैं ये कहूँगा कि शाहिद अनवर साहब जब तक थे बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे काम किया, बाद में भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात तो शायद नहीं रही है। और उस तरह से जितनी एनर्जी से शाहिद अनवर करते थे, तो वो इसमें आपको क्या ऐसा कुछ फर्क नजर आता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो बहुत ही बहुत लिहाज करके आप कह रहे हैं, पर लेकिन मैं इस चीज को बहुत मैं पहले दिन से ही मैंने अपने आप को ये बताया था कि ठीक है, बहरूप चलना चाहिए, बहरूप का काम होते रहना चाहिए। शाहिद ने जिस तरह से बहरूप को देखा है, चूंकि मैंने उन्हें ना सिर्फ बहरूप में काम करते हुए देखा, मैंने बहरूप के इतर भी उन्हें बहरूप के बारे में सोचते हुए देखा है। तो वो तमाम जो चीजें उनके जहन में चलती रहती थी, वो सवाल, वो चिंताएं, वो परेशानियां, जिसके हल वो लगातार खोजा करते थे, उनको मैंने जिया है उनके साथ रहकर। तो मुझे मुझे वो पता था। लेकिन मैं ये चीज जानती थी, तमाम चीजें पता होने के बावजूद मैं शाहिद अनवर नहीं थी। ये चीज मैंने अपने आप को पहले दिन ही समझा दी थी, क्योंकि अगर वो हम नहीं बताते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो शायद जितना अभी तक भी हम लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत जो भी कर पाए, हम वो भी नहीं कर पाते। तो ऑफ कोर्स एक जो बहुत बेसिक डिफरेंस है ये भी जानना होगा, और चूंकि आज आपने मुझे मंच दिया तो शायद मैं उस चीज को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ। पहली चीज, बहरूप के साथ जो मेरा काम, जो मेरा जिस तरह का रिश्ता रहा है शाहिद के होते हुए भी, वो बहुत साफ था। वो बहुत साफ इस तरह से था, उन्होंने पहले ही बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया था कि बतौर शाहिद अनवर की बीवी तुम बहरूप नहीं आओगी, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो इसलिए नहीं, तुम्हारा एक रिश्ता बहरूप से मेरी बीवी बनने से पहले से भी रहा है। तो बतौर एक्टर,
राइटर, कुछ भी, मतलब एज अ क्रिएटिव पर्सन, थिएटर पर्सन की तरह से तुम आना चाहती हो, तुम जरूर आओ। और बहरूप में जो दूसरों पर जो नियम लागू हैं वो तुम पर डबल लागू होंगे। दूसरों को शायद मैं 10 मिनट का डिस्काउंट दे दूंगा कि तुम 6:10 पर आ जाना, पर तुम्हें मैं 6:02 का भी नहीं दूंगा। तो ये बहुत क्लियर था उनका। मैं बोला मुझे ना इस बहरूप मंच को जो है ना, वो मुझे जो है वंशवाद में तब्दील नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक अ फैमिली बिजनेस। तो ये, और ये जितने भी लोग शाहिद को जानते हैं वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले दिन से वो कतई नहीं चाहते थे कि बहरूप जो है वो शाहिद के नाम से जाना जाए। वो हमेशा सेकंड लाइन तैयार करना चाहते थे। इनफैक्ट मुझे याद है उनकी हबीब साहब के साथ इस बात पे बहुत बहस होती थी कि हबीब साहब सेकंड लाइन क्यों नहीं बन पा रहे। ऑफ कोर्स आई मीन शिकायत तो रहती थी, और साथ ही साथ वो एक तालिब की तरह सीखना भी चाहते थे, क्योंकि वो ग्रुप चला रहे थे और वो जानना चाह रहे थे कि हबीब साहब तरीके थिएटर पर्सन को कितना मुश्किल हुआ है कि सेकंड लाइन नहीं बन पा रही है। और हबीब साहब हमेशा एक बात कहते थे, और जिसको मैंने शाहिद के जाने के बाद दोबारा से दोहराया था। वो कहते थे कि मियाँ ये नया थिएटर जो है ना, वो मेरा सपना है। मैं अपने सपने को कैसे ये कह सकता हूँ कि सामने वाला उसी सपने को देख पाए। मैं अपना सपना किसी और की आंख में नहीं डाल सकता, जहन में नहीं डाल सकता हूँ, उसे खुद अपना सपना देखना होगा। तो नया थिएटर मेरा सपना है, और मेरे जाने के बाद उस सपने में तब्दीलियां आएंगी ही आएंगी। तो वो हुआ। और अच्छी चीज ये है कि उनके जाने के बाद जो उन्हें खदशे थे कि किस तरह से लोग संभालेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो डर उनके जो हैं बेजा साबित हुए। क्योंकि नया थिएटर अभी भी जो है लगातार काम कर रहा है, लोग शोज कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले लगातार चीजें हो ही रही थी, एक्सपैंड कर रहे हैं, नई नई चीजें और शामिल हो रही हैं। तो वो बात शाहिद के जाने के बाद मैंने खुद को भी दोबारा बताई कि बहरूप शाहिद का ख्वाब था, मैं उसमें साथी थी, पर वो पूरी तरह से जो है वो मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। तो ये मुझे बताना पड़ा। हालांकि वो जो ख्वाब मैंने शेयर किया, लेकिन मैं मेरे लिए ये उतनी शिद्दत लेकर आना, मैं बहुत साफ गोई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, और मैं तमाम बहरूप के मेरे साथी भी जानते हैं, ये मैंने बहुत साफ गोई के साथ ये दो चीजें रखी हैं कि शाहिद इसको बहरूप से फिसले चले क्योंकि मैं शाहिद की बीवी हूं, ऐसा वो कतई नहीं चाहते। इससे बेहतर है कि बहरूप जो है बंद हो जाए। और दूसरी चीज ये कि मुझसे ज्यादा समय जो है बहरूप के दूसरे साथियों ने बहरूप को दिया। हमने जिया है बहरूप को, 25 साल से हम भी जी रहे हैं बहरूप को, लेकिन जिस तरह से दूसरों ने मेहनत की है, पसीना बहाया है, घर के कामों को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, और नाटक मुकम्मल करना है, शो करना है, उसके लिए जिस तरह से लोगों ने काम किया है, मुझे हमेशा से लगा कि जो उसकी जो कमान है वो उन्हीं लोगों के पास रहनी चाहिए। मैं पीछे एक वर्कर की तरह रहूंगी, जैसे मैं रहती थी जब शाहिद थे, तब भी हम पीछे से ही काम करते थे। जब उनकी हीरोइन आखिरी समय में भाग जाती थी किसी काम से, मतलब कभी एग्जाम हो गए तो वो शो नहीं कर सकती हैं, और वो घर चली गई क्योंकि घर से फोन आ गया, या कोई भी और चीजें होती थी, तो मैं एक स्टेपनी की तरह रहती थी कि फिर सब लोग आते थे कि आप क्या ये 3 दिन बाद नाटक है, आप क्या ये वाला कैरेक्टर कर देंगी। तो वो शाहिद को कहते थे कि पूनम जी आ जाएंगे, तो शाहिद कहते थे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे जाके पूछो। तो वो बतौर एक जो प्रोफेशनल उसके तरह से जो है फिर हमें बुलाया जाता था। मतलब बेसिकली शाहिद हमेशा से चाहते थे कि एक प्रोसेस बना रहे। वो उन आइडियाज को लेकर वो काफी उन आइडियाज को बहुत मजबूती से फॉलो करते थे। वो जो चीजें, वो जो एक्सपेक्ट करते थे बहरूप के दूसरे साथियों से, उस पे सबसे पहले अमल करते थे, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। और उनका तो हमेशा से मानना था एक बहरूप, और एक ही बहरूप क्यों हो, 10 बहरूप होने चाहिए, नो। और
जी। कम से कम ये हो रहा है कि देश दुनिया के हर कोने में जो बहरूप के साथी हैं वो लोग उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं उन्हीं चीजों को लेकर, उसी विश्वास को लेकर जो है अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये देखकर और ये सुन के बहुत सुकून मिलता है कि लोग अब भी शाहिद को याद करते हैं, और इन 25 साल में शाहिद ने जो काम किया था एक पूरी जनरेशन पर, बहुत वो बहुत जो काम है जाया नहीं हुई है। सब लोग अपने अपने, और जी बड़ी जी जी, ईमानदारी के साथ तो मेहनत करके ये काम किया जी, है। एंड आई थिंक शाहिद। ये मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने उन्होंने कभी भी हमें मतलब एक हेलिया के तौर पर जो है बहरूप में चूंकि नहीं रखा था, इसलिए मैं आज बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर जो है शाहिद के बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें को वर्कर की तरह से, या आप कहें हाँ टीम मेट की तरह से मैंने हमेशा उनके साथ काम किया। जी। अच्छा ये बताइए, शाहिद साहब ने तो कई ड्रामे लिखे हैं जिसमें B3 और सारा शगुफ्ता तो बहुत इनका पॉपुलर ड्रामा है। आपका कौन सा पसंदीदा ड्रामा है? कौन सा प्ले उनका बहुत अच्छा लगता है आपको? दारा शिको उन्होंने नहीं लिखा था। उन्होंने औरंगजेब का उर्दू तर्जुमा किया था, जो इंदिरा पार्थसारथी ने लिखा था। जी। सो मुझे मुझे उनके तो तमाम नाटक, ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी बायस हो जाऊंगी, पर एक नाटक मुझे चुनना है तो मैं चुनना चाहूंगी हमारे समय में। हमारे वो समय। नाटक इसलिए हम चुन रहे हैं क्योंकि वो नाटक जब वो लिख रहे थे, हमारी शादी हो चुकी थी, और मैंने उस प्रोसेस से उन्हें गुजरते देखा था। एंड दैट वाज अ टाइम जब मैं खुद जो है काम कर रही थी मीडिया में। मैंने मैंने आज तक हम आज तक के साथ हम काम कर रहे थे, और क्लोजली हम जो है चीजों को देख रहे थे। और अगेन वो वाला टाइम था जब दुनिया में फिर तब्दीलियां आ रही थी, 24 आवर चैनल्स बन रहे थे। 2001 की बात है ये सारी। तो और चूंकि मैंने उन्हें उस प्रोसेस से गुजरते देखा, उन्हें लिखते देखा, उसकी तैयारी करते देखा, तो वो जो नाटक है वो हमारे थोड़े ज्यादा, हम उसके काफी क्लोज हैं, क्योंकि अ, अ, वो पहले असल में वो नाटक ओरिजिनली शायद ने अंग्रेजी में लिखा था। अच्छा। ओरिजिनली उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, और उसके बाद उन्होंने उसे जो है उर्दू में उसको किया, जब बहरूप ने कहा कि वो करना चाहते हैं परफॉर्म। इनफैक्ट बहरूप से पहले शायद मेरे ख्याल से नहीं, जी जी जी, मुश्ताक आग साहब ने भी उसको किया था श्रीराम रेपेट्री के साथ। मेरे ख्याल से मुश्ताक आग साहब ने किया था, हम भूल रहे हैं, वो लेकिन गैर श्रीराम रेपेट्री में हुआ था ये। मुश्ताक साहब ने, और वो बहुत कामयाब प्रोडक्शन है उनका। मुश्ताक साहब जो करते हैं हाँ गैर हाँ, वो जरूरी तो लोग। था एक, जी जी, वो तो एक था, और। वो तो उनका शायद के, हाँ मेरे ख्याल से हमारे समय में भी श्रीराम रेपेट्री में हुआ है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि बहरूप के साथ तो राजेंद्रन जी ने किया था, पर श्रीराम सेंटर रेपेट्री के साथ भी किया था, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज। हो सकता है राजेंद्रन जी ने ही उनके साथ भी किया हो। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि एक दास्तान गो की हैसियत से आप पहचानी जाती हैं, तो दास्तान गो बनने का जी। ख्याल कैसे आया, किस तरह आया? ओके, तो 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 महमूद से वाकफियत पहले से थी। इनफैक्ट महमूद के जो वालिद साहब हैं, वो उनकी सर्विस और शाहिद की सर्विस जो है वो एक ही थी। तो इस तौर पर मेरी मुलाकात महमूद से नहीं थी, पर चूंकि आप एक ही फील्ड में हैं तो हम लगातार सुनते रहते थे उनके काम के बारे में, उनके बारे में जिक्र होता रहता था, पर कभी भी मुलाकात इस तरह से नहीं हुई थी। हमारी पहली मुलाकात महमूद से हुई थी भोपाल में। हम गए हुए थे, हबीब साहब का वो 50वां साल जो है नया थिएटर का सेलिब्रेट हो रहा था, और पूरे
दिल्ली, मुंबई और कुछ इलाकों में उनके जो है नाटक हो रहे थे, पूरा एक फेस्टिवल हो रहा था। तो बहुत सारे नाटक एक साथ तैयार हो रहे थे, तो उस दौरान हम कुछ नाटक कर ही रहे थे उनके साथ, और उसके लिए हमें बुलाया गया था भोपाल में रिहर्सल के लिए। हफ्ते भर की रिहर्सल हम लोगों की थी। तो हम वहां गए थे, और महमूद उस वक्त हबीब साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो वो बाकी एक्टर्स से भी उनके बारे में बात कर रहे थे, और वो हमने सिर्फ उनका नाम सुना था, मुलाकात पहली बार हो रही थी। और वो बाकी वहां पे जितने भी लोग थे, वामिक थे, एक और हमारी दोस्त हैं, वो वहां पर थी, हिमांशु थे, अ, 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 तो वहां पे सब हम लोग तो वो सबसे इंटरव्यू ले रहे थे, हम अपना वहां पे खड़े थे। तो महमूद को लगा कि चलिए इनसे भी बात कर लें, तो उन्होंने हमसे भी कुछ दो चार सवाल पूछ लिए। हालांकि उनकी डॉक्यूमेंट्री में आई डोंट थिंक सो कि मैं मेरा इंटरव्यू जो है उन्होंने उन्होंने ऐड किया था, लेकिन हमारी मुलाकात वहीं पर हुई थी। तो बहरहाल मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद जो है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई। तो उसके बाद जो है हम लोगों की मुलाकात होती थी। हम लोग हबीब साहब चूंकि लगातार आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, इस बीच मोनिका दी भी गुजर गई थी, और उसके बाद उनका लगातार एक्सीडेंट उनका हो गया था। तो वो दौर ऐसा था जब वो हबीब साहब बहुत और ज्यादा क्लोज हो गए थे। मोनिका दी के बाद जो है उनके अंदर भी एक तरह की छटपटाहट, हड़बड़ाहट हम लोग देख पा रहे थे। तो जब वो दिल्ली होते थे तो घंटों घंटों उनके साथ गप्पे और बातचीत और ये सब होता था। तो होता ये था कि आईआईसी में अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग निकल रहे हैं हबीब साहब से मिलकर, और उसके बाद हम निकल रहे हैं और महमूद और अनुषा आ रहे हैं, या महमूद अनुषा निकले हैं, हम लोग आए हैं। तो इस तरह से जो है ना पासिंग से मुलाकात हम लोगों की होती थी। और फिर जब 2005 में उन्होंने दास्तान गोई को अमली जामा पहनाया, आईएससी में शो किया, उसके बाद एक उन्होंने शो किया था ऑलियंस में, जिसमें मैं, शाहिद, हबीब साहब, नगीन, हम सब लोग गए थे, और हम लोग एक ही सफ में बैठे थे। और महमूद की जो पहली दास्तान में सुनी थी वो तिलिस्मे होशरुबा की, एक उन्होंने अमर अय्यार की, अमीर हमजा की एक दास्तान वो पेश कर रहे थे। शुरू हुई तो जबान का लुत्फ तो मिल रहा था, लेकिन समझ में एक चीज नहीं आ रही थी। कुछ समझ ले, सर पैर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गया अमीर हमजा, और अमर अय्यार ने क्या कर दिया, और क्यों कूदा और क्यों फांदा और कहाँ से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे ना वो जबान भी जो है ना बहुत गाढ़ी होती चली गई। तो अब तो भगवान को मतलब अमीर हमारे हमजा। हाथ पैर फूलने लगे। फिर हमने हमने ऑफ कोर्स मतलब अच्छे अच्छे उर्दू दां को जो है वो, जी। और उसके जो पेचो हम हैं, पूरी दास्तान मतलब जिस तरह से बुनी जाती है दास्तान, वो अपने आप एक बारगी के लिए आप शब्द फिर भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन पूरा नैरेटिव को समझना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने एक उपाय सोचा। हबीब साहब बिल्कुल मेरे बगल में बैठे थे, तो हबीब साहब जिस पे वाह वाह करते हैं, हंसते, हम भी वाह 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 वाह, क्या बात है। तो जहाँ पे तो हबीब साहब से हम क्यों लेते थे, अगर उन्होंने किसी चीज पे वाह वाह की तो हमें समझ आ जाता कोई अच्छी बात थी ये। या तो वो हंसते थे तो हम हंसते थे, वो वाह वाह करते थे तो हम भी उसमें जो है लगा देते थे। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, और फिर बात जो है सिर्फ हम देखते रहते थे, शो हुआ तो चले गए। इस दौरान वो भी बिजी हो गए, फिल्म बनाई इस बीच उन लोगों ने। हम अपने जाती जिंदगी में मसरूफ हो गए। फिर कुछ अरसे के बाद हमारे एक साथी जो कि अस्मिता से जुड़े हुए थे, राजेश कुमार, जो हमारे सीनियर थे, उनकी दास्तान जो है जेएनयू में हुई, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हारे बगल में आ रहे हैं करने के लिए। तो तुम आओ, हमने बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। तो जब हम वो देखने गए, वो दास्तान जब हमने देखी, तब हमें लगा कि ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया कि हम करें। और वो पहली बार ऐसा था, शायद कुछ चीजें भी समझ में आ रही थी, परफॉर्मेंस देख रहे थे, और अपने साथी को करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो दूसरे ही दिन हमने महमूद को फोन करके कहा कि मतलब सिर्फ आप मतलब कुछ लड़कियों के लिए भी आपने जगह बना रखी है कि सिर्फ ये मर्दों का ही शगल है। तो बोले अरे नहीं नहीं, आप आइए, बिल्कुल आइए, अच्छा लगेगा हम लोगों को। फिर उसके बाद अगले जुमेरात को वहां पर जो है महफिल होती थी, जिसमें सब लोग अपने अपने दास्तानें जो तैयार कर रहे हैं उनको सुनाया जाता था, एक्सचेंजेस होते थे। एक एक बहुत खूबसूरत महफिल
जमती थी महमूद के यहाँ पर, तो उस महफिल में हम पहली दफा गए और उसके बाद से फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया। तो इसमें मजेदार बात यह है कि अस्मिता जब मैंने ज्वाइन किया था, जो 2 नाटक हमने पहली बार देखे थे वो भी राजेश कुमार के थे, जिनको देखकर हमने अस्मिता ज्वाइन किया, और दास्तान गोई को भी हमने ज्वाइन किया तो राजेश कुमार के परफॉर्मेंस को देखकर ही। तो ये हम हमेशा, अब वो मेरे पार्टनर हैं, परफॉर्मेंस हम लोग साथ करते हैं, वो मेरे को परफॉर्मर हैं। तो हर जगह जब भी इंट्रोडक्शन होता है हम यही कहते हैं कि मेरे सीनियर हैं, तो इन्हीं की वजह से जो है मैं दास्तान को के सफर पर मैं आई, मतलब मैं हिम्मत जुटा पाई कि हाँ मैं भी इस रास्ते पर चल सकती हूँ। अच्छा, दास्तान गो, जहां तक मैं जानता हूं कि दास्तान गो तो सिर्फ मर्द ही हुआ करते थे, लेकिन अब तो खवातीन भी दास्तान गो बनती जा रही हैं। तो ये बताइए, पहली खातून दास्तान गो कौन है जिन्होंने पहली बार दास्तान गोई की? अजहर साहब, हमारे पास जो जितने हिस्टोरिकल जो हमारे पास जो चीजें हैं, जिसको देखकर हम लोगों ने दास्तान गोई के बारे में जाना और सीखा और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स जितना भी जिक्र मिलता है वो हमें मर्दों का ही मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोगों को ये भी इशारे मिले हैं कि जनान खानों में हो सकता है कि दास्तानों को बढ़ता जाता हो, वहां पर हो सकता है कि खवातीन दास्तान गो भी रही हूं, क्योंकि हिस्ट्री में उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जो कि पब्लिक में आके करते हैं। तो पब्लिक कोई, क्योंकि उनके शोज नहीं होते थे, वो सिर्फ बंद कमरों में 4 दीवारी के पीछे पर्दों के पीछे हुआ करते थे, तो उस तौर पर हमारे पास जो है पूरी तरह से नहीं पता है, हम लोगों के पास कोई हिस्टोरिकल कुछ प्रूफ नहीं है कि औरतें उस पर किया करती कि थी कि नहीं, लेकिन इशारे भरपूर मिलते हैं कि रहा होगा, जरूर रहा होगा। और बाकी जब ये जब दास्तानों का रिवाइवल हुआ है, तो उस दौरान जो है हमसे पहले बहुत सारी जो है खवातीन आ चुकी थी। रसिका दुग्गल हैं, उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था। फौजिया हमसे पहले आ चुकी थी, दीप्ति थी, जी, ये कुछ लोग, नमिता और हमने शुरुआत एक साथ, हम लोग स्टेज पर एक साथ गए, लेकिन हमसे पहले वो दास्तान गोई की तैयारियों में जुटी हुई थी। जी। अच्छा, आपने अब तक किस तरह की दास्तानें सुनाई? रवायती और गैर रवायती दोनों किस्म की दास्तानें जो हैं हमने सुनाई हैं। तो अभी तक हमारे पास मोटा मोटी जो हम लोगों ने डिवीजन किया है वो रवायती और गैर रवायती दास्तानें। तो रवायती दास्तानें जो तिलिस्म होशरुबा के अमीर हमजा की दास्तानें हैं, वहाँ उन्हें हम रवायती दास्तानें कहते हैं। और गैर रवायती दास्तानें जो मॉडर्न अडेप्टेशंस हैं, जो नई जमीन पे जो दास्तानें लिखी गई हैं, उन्हें हम गैर रवायती दास्तानें या मॉडर्न दास्तानें कहते हैं, जिसमें बेशतर दास्तानें जो हैं वो महमूद ने लिखी हैं, जैसे दास्तानें चौबोली, दास्तान राजा विक्रम के इश्क की, दास्तान कर्ण अज महाभारत उनकी है। तो इस तरह से ये जो दास्तान, फिर बच्चों के लिए हम लोगों ने दास्तानें की हैं, जिसमें सबसे पहली दास्तान हम लोगों ने की थी दास्तान एलिस की, दूसरी दास्तान हम लोगों ने की थी दास्तान लिटिल प्रिंस की। तो दास्तान एलिस की जो है वो एलिस इन वंडरलैंड पर बेस्ड है, और लिटिल प्रिंस तो सब जानते ही हैं, फ्रेंच नॉवेल है जो बच्चों के लिए, मतलब कहा जाता है कि इसमें बच्चों के लिए, हालांकि वो बच्चे और बड़े दोनों को एक तरह से जो है अपनी तरफ खींचती है। फिर इस फेरस में तीसरा नाम जो जुड़ा दास्तान हारून की, जो अभी इस पिछले महीने हमने जो लिखी और परफॉर्म की, जो कि सलमान रश्दी साहब के नॉवेल हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज पर जो है या जी। ये जो दास्तान बुद्धा जो आपने किया, वो कैसा, किस तरह वो बुद्धा के हालात जिंदगी को सारा लिया, या कोई एक जो उनकी जिंदगी का कोई एक पहलू है, कोई एक जमाना है, उसे लिया आपने? यानी शहजादा बुद्धा को लिया या? बहुत इंटरेस्टिंग। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपका है, और
का जो जवाब है वो दास्तान इरफान बुद्ध से शुरुआत नहीं होती है। उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है जो दास्तान का बेसिक फॉर्मेट है, वहां से हमें शुरू करना पड़ेगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि दास्तान असल में क्या है। दास्तान क्या सिर्फ किसी एक हिस्से को उठा के उसे कह देने को हम दास्तान कहते हैं, किसी एक हिस्से को पढ़ देने को हम दास्तान कहते हैं? क्या है दास्तान, वो फॉर्मेट क्या है? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। अमूमन लोगों को लगता है कि आप जो बयान आप जबानी बोल रहे हैं वो दास्तान है। ऑफ कोर्स ये जबानी बयानिया तो है ही, लेकिन इससे बेसिकली हमें जो याद रखना होगा वो ये याद रखना होगा, ये जबानी बयानिया महज उसे सुना देने से नहीं हो जाता है। जब हम लोग लिख भी रहे होते हैं तो हमें लगातार अपने जहन में रखना होता है कि ये एक ऐसी शय लिख रहे हैं जिसे सुनाई जानी है, इसे पढ़ा नहीं जाना है, इसे सुनाना है हमें। तो उसी फॉर्मेट में चीजें बदल जाती। पहला तो सबसे बड़ा जो फर्क है ये है। दूसरा, दास्तान में एक जो चीज हम कहते हैं कि दास्तानिया रंग का होना बहुत जरूरी है, जो कि शमसुर रहमान फारूकी साहब अक्सर कहते थे कि दास्तानिया रंग नहीं आ रहा है, दास्तानिया रंग आ गया है, इसमें थोड़ा सा और दास्तानिया रंग भरो। तो हम लोग बड़े उलझे रहते थे कि ये दास्तानिया रंग क्या है, हम तो दास्तान ही सुना रहे हैं। इनफैक्ट एक बार हमारे मुंह से निकल गया था कि हम दास्तान पढ़ रहे हैं, आप मौजूद रहेंगे? तो उन्होंने खूब जोर से डांट लगाई थी, ये दास्तान पढ़ना क्या होता है, दास्तान सुनाई जाती है। तो ये जो पढ़ने और सुनाने का जो फर्क है वो करते करते हमें समझ में आया। और जब महमूद ने हमें मायल किया लिखने की तरफ कि अब लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस तुम लिखोगे नहीं, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऊपरी स्तर पर ही रह जाएंगी। तो जब तक घुसोगी नहीं, जानोगी नहीं, तब तक फर्क समझ में नहीं आएंगे। और जब हमने वो सफर शुरू किया तब हमें समझ में आया पढ़ना और सुनाना ये किस तरह से जो है, सुनने में बहुत मामूली फर्क है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें वो फर्क बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो बहुत सारी चीजें जो दास्तानों को लिखते वक्त हम रखते हैं, उसकी जो अल्फाज की जो हरकत होती है उसमें दास्तान आपको खोजनी होती है। जब आप बता रहे हैं, जब आप सुना रहे हैं, अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ उसको जब मैं लिखने बैठूंगी तो मैं इस तरह से नहीं लिखूंगी। तो वो जो फिल बदी वाला जो एक जो मजा होना चाहिए कि आपने जो ऐसे लगे कि या वो जो है कि तहरीर में लुत्फ़े तकरीर हो, वो जो हमेशा ये अक्सर फारूकी साहब जो हैं इसको कोट करते हैं। तो वो जो मजा है जबानी बयानिया का, वो हमें खोजना होता है। और उसके साथ साथ दास्तान में एक अहम चीज जो है ना, वो लार्जर देन लाइफ की तरह से ग्रैंड्योर है उसमें। वो कुछ ऊपरी दुनिया की भी बात करते हैं, वो सिर्फ दुनियावी मसले ही सामने नहीं आते, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपको लगता है कि इस दुनिया से इतर हैं। आप चाहे आज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको इस तरह से बुना जाना चाहिए कि आपको लगे कि ये आपने कोई जो है किसी किसी एस्से से या अखबार की कतरन से उठा के नहीं लिखा है। तो उसको वो सारी चीजें डालने के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए अपनी तारीख की, तहजीब की, अदब की, शायरी की, नाट्य शास्त्र, मतलब जितने भी चीजें आप जिस पर आप अपने जो भी दस्तयाब हो आपको वो सारी चीजें लाकर एक निचोड़ बनाकर जो है आपको दास्तान तैयार करनी होती है। जो कि अक्सर हम लोग कहते हैं उसे कि हम जो हैं दास्तानों को तरतीब देते हैं। ये तो बहुत सब लोग जानते हैं कि हर वो दास्तान जो सुनाई जा रही है वो पहले सुनाई जा चुकी है। उसमें फर्क ये है कि आपने उसके अंदर क्या बदलाव आप लेकर आए हैं, वो आपकी दास्तान कैसे है, आज के समय को किस तरह से वो अपने अंदर जो है समाहित करती है। तो वो बहुत जरूरी है। तो अक्सर ये कहते हैं कि चीजों की पट लगाते हैं हम लोग कि आप जो हैं, तो जब बुद्धा हम लिख रहे थे तो बुद्ध
2,500 साल का सफर बुद्ध का, मतलब ये 2,500 साल पुरानी बात है जब गौतम बुद्ध नाम का एक शख्स जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है चले हैं, और इन 2,500 साल में बुद्ध को लेकर, बुद्ध की मान्यताओं को लेकर, बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर, बुद्ध की कल्पना को लेकर इतने चीजें बदल चुकी हैं, इतनी चीजें बदल चुकी हैं। उसको समाहित करना 1-1.5 घंटे की दास्तान में ऑफ कोर्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, और हम बहुत डरे हुए थे। लेकिन सिर्फ एक ही चीज जो हमने जो सूत्र पकड़ा था वो यही पकड़ा था कि सुनाना शुरू कीजिए, देखते हैं कहाँ पर। तो वो एक जब आपको सुर मिल जाता है तो वो महीनों चला करती थी वो दास्तानें, खत्म नहीं होती। ऑफ कोर्स हफ्तों तो के जिक्र तो मिलते ही हैं कि मतलब शुरू हुआ तो दिनों, मतलब किस तरह से हफ्ता निकल गया आपको पता ही नहीं चला। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल मैंने कई एक दास्तान गो के 1-2 प्रोग्राम को मैंने देखा भी है और कुछ यूट्यूब पे भी देखा है, तो उसमें वो किस्से कहानी सुनाते हैं, अफसाना सुनाते हैं, कोई सफरनामा सुनाता है, कोई शायरी करता है, तो क्या ये भी दास्तान है? नहीं, ये आपने अभी तक जितने बोला, शायरी सुनाते हैं, अफसाने सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, सफरनामे सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, ये वही चीजें हैं। दास्तान एक बहुत ही फॉर्मल सेटअप है दास्तान का, दास्तान के फॉर्मेट है। मतलब अगर मैं कहना चाहूंगा दास्तान गोई पे ही कहना चाहूंगा कि दास्तान गोई ठीक थिएटर की तरह है कि तहरीरी शक्ल में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेज पर उसे अनस्क्रिप्ट करते हैं, तो जाकर वो हमारा थिएटर बनता है। दास्तान गोई भी एक तरह से एक तो अदब लिखा गया तहरीरी शक्ल में, किस्से को, कहानी को, जो भी दास्तानें जो है वो तहरीरी शक्ल में लाई गई, और उसको पेश करने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो ये दोनों चीजें जो मिलकर हैं, तो पेशकश के तरीके को ही दास्तान गोई मान लिया गया है, या दास्तान गोई जो एक सिन्फ है उर्दू अदब के। मैं समझता हूं कि उर्दू में अगर कोई बहुत रिच लिटरेचर लिखा गया है तो वो एक दास्तान, दूसरा मरसिया में भी एक तरह से दास्तान गोई है। आप मरसिया भी बयान करें उस तरीके से, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें किस एलिमेंट्स को ज्यादा आप लोगों ने रखा? तो देखिए, दास्तान के ना जो लफ्ज दास्तान है, उसी में एक और चीज जो है शामिल है। दास्तान लफ्ज में ही एक बहुत अहम चीज शामिल है। दास्तान एक ऐसी कहानी, आसानी के लिए हम कहना चाहिए एक तवील कहानी, एक लंबी कहानी। तो वो जो इस ये जो तवील होना है, जो आपका दास्तान का जो खासा रहा है, तवील तो अपनी जगह जो आप अभी आप जो बात कर रहे थे अभी, जी, जो अभी आप बात कर रहे थे कि हफ्तों महीनों दास्तानें जो है खत्म नहीं हुआ करती थी, तो एक इसका एक अहम हिस्सा है। तो अगर मैं बुद्ध की भी बात करूं, तो जब हम बुद्ध को लिख रहे थे तो ये बहुत आसान था करना कि आप बुद्ध के किसी एक पक्ष को जो है, जब वो राजकुमार थे या जब वो बच्चे थे या जब वो बुद्ध बन गए, उसका आप जिक्र कर सकते थे। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं किया गया हमने, और वो एक लीनियर चीज नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़कर आती हैं। तो हमारी दास्तान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने बुद्ध के ऊपर जो लिखी गई चीजें 2,500 साल पहले, सिर्फ उन्हीं पर हम नहीं रुके। जातक कथाओं को हमने शामिल किया, हम लोगों ने थेरी गाथा को शामिल किया। थेरी गाथा जो कि जो नन्स हुआ करती थी, जो औरतें हुआ करती थी, जो बुद्धिज्म को जो है अपनाती थी, तो थेरी गाथा लिया, जातक कथाएं ली। हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के ट्रांसलेशन को लिया, जो उन्होंने एडविन आर्नल्ड की एक एपिक पोएम है द लाइट ऑफ एशिया, उसका जो उन्होंने तर्जुमा किया था वो लिया। हम लोगों ने आप बुद्ध की बात कर रहे हैं तो पाली जबान की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। संस्कृत में जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की चीजें हम लोगों ने ली। फिर हम लोग वहीं पे नहीं रुके, हम लोग
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी इसमें लेकर आए, हम इसमें अच्छा। कांचा इलैया को भी लेकर आए, क्योंकि वो सफर जो है, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, मैं आज के अपने अहद को किस तरह से जो है नकार सकती हूँ, आपको वो उसको लेकर खींच के लाना ही होगा। अश्व घोष को लेकर आए, राहुल सांकृत्यायन को लेकर आए, तो इतनी सारी, इंतजार हुसैन साहब को लेकर आए। तो जब इतनी सारी चीजों को आप जब चीज, तो आपने हर एंगल से जो है कोशिश की जानने की कि इंतजार हुसैन साहब ने बुद्ध को किस तरह से देखा। तो जब बुद्ध की बात इंतजार हुसैन साहब करते हैं, कुर्तुल हैदर करती हैं, तो आप साफ देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वो माइग्रेशन ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, वो माइग्रेशन, एक फिजिकल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस उस वक्त ये लिखी गई थी चीजें, वो चाहे आग का दरिया हो या फिर कछुए हो, जो इंतजार हुसैन साहब का लिखा हुआ है, बस्ती हो, आप उनके हर नैरेटिव में जो है आप ये माइग्रेशन की बात को देखेंगे, जो कि फिजिकल माइग्रेशन से शुरू होता है और वो माइग्रेशन ऑफ सोल पर जाकर खत्म होता है। तो इतनी सारी चीजें आप बुद्ध के थ्रू जो है आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जब आपकी थेरी गाथा की बात करते हैं तो आप उस दौर के समाज की, जी मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि ये इरफान बुद्धा जो गौतम बुद्ध की हालात जिंदगी को लेकर आपने जो लिखा और जो परफॉर्म कर रही हैं, उसमें दास्तान के एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया अभी, दास्तान तवील हुआ करती थी, तवील सिर्फ उसके सफात बढ़ने से नहीं है, लेंथ बल्कि से नहीं है। कहते हैं तवालत कहते हैं। तवालत एक लफ्ज है उर्दू में कि दास्तान में तवालत का होना जरूरी है, और तवालत उसको कहते हैं जिसमें किस्सा दर किस्से की रवायत हो, यानी एक किस्से के अंदर दूसरा किस्सा, दूसरे के अंदर तीसरा वाकया। तो आप जिस तरह अभी बता रही हैं, तो आपने शायद गौतम बुद्ध के ऊपर जो दास्तान लिखी है आपने, वो उसी तरह से है कि एक के बाद एक और ये चला जाता है। और एक और भी चीज है जो क्लासिकी दास्तान में है कि उसमें माफौकुल फित्री अनासिर जिसे हम कहते हैं, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट, इसका होना बहुत जरूरी होता था। परियों के देश की कहानी जरूर हो, ऐसी कहानी हो जो फैंटासी हो और उसमें जो आम जिंदगी से दूर ले जाता हो। यानी अगर आप देखें, दास्तान गोई जब अपने उरूज पे था, ये फन जब था अपने उरूज पे, तो वो जमाना मुआशरा बड़ा अफरा तफरी का माहौल था, फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। मान आप यूं देखिए कि उस जमाने में लोग फिरार जो है एक अपनी सच्चाई से भागना चाहते थे, और उनको सुकून जाकर दास्तान की दुनिया में जाकर मिला करता था। तो अब ये इस सुकून की तलाश में उसी तरह की हीरोइन हुआ करती थी, और अलग अलग तरीके से दास्तान को बिल्कुल क्या कहते हैं उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तरह तरह के किरदार और वाकयात लाए जाते थे, जिनका हकीकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं होता था, और सही मानों में यही दास्तान गोई कहलाया। अब जिस तरह से आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, जी हाँ, क्या कह रही थी? तो जब हम, आपने चूंकि आपने रवायती दास्तानों का जिक्र किया, तो उसके फॉर्मेट की जो अगर हम लोग उसके भी सफर को देखें, तो जब आपके पर्शिया में जब या अरब में जब आप इन दास्तानों को बरत रहे थे, तो वहां पर अमूमन रज़्म और बज़्म की बातें हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन आपका वही होता था। वो जब वो पर्शिया पहुंची, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जबान में बदलाव आया, बात वही रही, रज़्म और बज़्म ही रहा, और उसमें कुछ जो है शायरी का जो पट है वो ज्यादा लगने लगा था, उसमें उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। घूम फिरकर जब वो हमारे मुल्क पहुंची है, तब उसमें दो और चीजें शामिल हो गई थी, जो कि शायद इस जमीन की जो है खासियत है। और वो जो दो चीजें जिसका जिक्र अभी अभी आपने किया, वो दो चीजें थी तिलिस्म और अय्यारी। तो तिलिस्म की जो आप बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है कुछ जादुई कुछ होना चाहिए, तो चूंकि हिंदुस्तान में वो जादुई यथार्थ और ये सब रहस्यवाद और इस चीज का चूंकि चलन था, वो नैरेटिव के हिस्सा था, तो वो खुद ब खुद जो है इसमें भी शामिल हो गई। इसी वजह से वो जो 1-1.5 हजार सफात की जो दास्तान हिंदुस्तान पहुंची थी,
वो बढ़ते बढ़ते 46,000 जो है जी सफ़ात में बदल गई थी। तो वो जो, हाँ वो कमाल हिंदुस्तान का ही है। वो जो आप बात जी बात करते हैं कि वो लेंथ से नहीं है, उसमें 2 एलिमेंट भी जुड़े। वो इवेंट तवील सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि आपने सफ़ात बढ़ा दिए, आपने उसमें एलिमेंट्स भी जोड़े। तो बिल्कुल ये जो रवायती जो चीजें, हिंदुस्तान की जो चीजें उसमें आई हैं, उसकी जी वजह से जो है एक तो उसमें जाहो जलाल पैदा हुआ, उसकी जो जो वो बुलंद आहंगी जिसे कहते हैं वो उसे मिली। सो आई जिससे बिलीव, जाया गया तो जी अगर जब तक आपके पास वो तमाम चीजें, वो लुत्फ नहीं मिल रहा है आपको उस फिर बयान में, तो आप किस तरह से बयान कहेंगे कि वो दास्तान है? तो इसके लिए सही है बहुत जरूरी है कि हम उसको पकड़ के रखें। और जब हम महात्मा बुद्ध की दास्तान पे जब हम काम कर रहे थे, तो मेरे ऊपर, मैं इस कदर पसोपेश में पड़ी हुई थी। एक तरफ मैंने अपना जो पहला जो नोट किया था अपने अपनी अपनी डायरी में, वो ये नोट किया था कि महात्मा बुद्ध को जो है उन्हें भगवान की तरह से पेश नहीं करना है, क्योंकि उनका हमेशा से हर एक अपने जो भी उनके डिसाइपल रहे, जो उन्हें मानने वाले थे, उनके साथ उनका सिर्फ यही एक निवेदन रहता था कि मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तुम्हारी तरह ही हाड़ मांस का आदमी हूँ। हम लोग एक साथ जो है, मैं भी तुमसे सीख रहा हूँ। और इस तरह से एक तरफ तो मेरे पास ये था कि मैं उन्हें जो है एक इंसान की तरह से पेश करूं, और दूसरी जगह दास्तान का जो कंस्ट्रक्शन है, दास्तान का जो फॉर्मेट है कि ऊपरी दुनिया की बात होनी चाहिए, वो जी ग्रैंड्योर लाना चाहिए, वो तिलिस्म लाना जरूरी है। तो अब मैं वो तिलिस्म कहाँ से लाऊंगी? तो यहाँ पर मैं फंस गई थी, और वहां से मुझे निकाला जातक कथाओं ने और इंतजार हुसैन साहब ने। तो मैंने वो जो उसका जो लार्जर देन लाइफ वाला जो एस्पेक्ट है, तिलिस्म वाला जो एस्पेक्ट एस्पेक्ट है, वो मैं जातकों से लेकर आई। कि वहां पर है जी कि कभी वो पेड़ बन गए हैं, कभी पत्थर बन गए, कभी चट्टान हो गए, कभी उन्होंने पेड़ के अपने जो है जन को छोड़ा और हवा में समाधि लेकर बैठ गए, और फिर वो जो है धम्म दे रहे हैं, यू नो। तो वो जो तिलिस्मी चीजें जो हैं, वो मुझे जातकों से मिली, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन का जो जो ट्रेडिशन रहा है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, वो इसी तरह का रहा है। तो मुझे बहुत, वो जैसे ही मुझे मिला ना, तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया था। और इंतजार हुसैन साहब तो एक बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ हर जातक को लेकर आते हैं। तो और वो हमारी सेंसिबिलिटी से काफी मैच करते हैं, क्योंकि वो हमारे आज के अहद की बात कर रहे हैं, हमारे आज के वक्तों की बात कर रहे हैं। तो अफसाने उससे बहुत, तो इसी तरह से तो हाँ, दास्तान इसमें है। आपको आपकी एक बात पे और बता दूं कि जैसे अरब और उसमें जो रिवायत रही और वहां से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा ये फन, तो किस्सा खानी एक जगह है पाकिस्तान में, शायद नाम सुना होगा। तो ये किस्सा खानी जो जगह है, उस क्या जगह का सर? नाम ही किस्सा खानी। हम्म, किस्सा खानी पाकिस्तान में एक जगह का नाम है। तो वो मार्केट अच्छा है जी। अब तो, हाँ वो खत्म हो गया है। तो वहां पे कुछ ताजिर वहां आया करते थे उस जगह में, किस्सा खानी के इलाके में, और वो नाम इस तरह से पड़ा कि वो अपने सामान को बेचने के लिए, मजमा इकट्ठा करने के लिए दास्तानें सुनाया करते थे। एक तरह से उनके लिए दास्तान वाह गोई वाह। एडवर्टाइज होता था। तो ये भी चीज है कि दास्तान की दिलचस्पी किस तरह से आम लोगों के साथ बनाई जाती थी। अच्छा, अब मैं ये जानना जी चाहूंगा कि जी जी यहाँ जी। रही है हिंदुस्तान में कथावाचन की, हम्म। कथावाचन और दास्तान गोई में किस तरह का फर्क है? जैसे तिजन बाई भी वो पंडावनी करती हैं, वो भी एक तरह से कहानी कहना और सुनाना, सुनाने का फन है। और कथावाचन और कथावाचक, मैं तो समझता हूँ कि ये जमाने कदीम से हिंदुस्तान में है। आज से ये 2 ढाई 3 हजार साल पुराना फन है ये यहाँ। जी, जी। उसमें और तो दास्तान गोई में जितना फर्क हम समझ पाए हैं, तो जितना फर्क हम समझ पाए हैं, इनफैक्ट हम लगातार, हमारे एक साथी हैं ग्वालियर में रहते हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। वो बहुत उन्होंने काम किया है पंडवानी कलाकारों के साथ। तो हमारी उनसे भी लगातार बात होती थी, क्योंकि जब हमने दास्तानें करनी शुरू की थी, तो हम भी ढूंढ रहे थे कि अलग अलग किस्म की जो चीजें कैसे हैं। तो जो मोटा जी मोटा जो फर्क हमें समझ में आया था, एक तो आपके नैरेटिव में फर्क है, जबान का फर्क हम्म, है, नैरेटिव का जबान फर्क का है, और कहीं ना कहीं फॉर्म का फर्क है।
आप देखेंगे पंडवानी जो है वो गाई जाती है, वो गाई जाती है, और वो अमूमन जो है वो महाभारत के जो हैं एपिसोड्स जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। तो वही अमूमन जो है चूंकि पांडवों की बात हो रही है, और उसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें भी भीम का जिक्र बहुत, उसको बहुत वो एक मेन हीरो की तरह से निकल कर आते हैं। फिर उसी तरह से और भी इसी तरह की शैलियां वहां पर जो हैं जिसमें राजा भृतहरि की कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है गाई जाती हैं। और जो जो चीजें हमें बताई गई थी वो ये इट वॉज पार्ट ऑफ अ रिचुअल। आपके जब वो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनसे पहले इस तरह से जो है ये कथा बांची जाती थी। तो वहां पर जो है आप जो हैं इन तमाम किरदारों के, महाभारत के प्रसंग आप बात कर रहे हैं, आप जो है उस जमाने के जो राजा और जो बड़े बड़े चीजें जो रहे हैं उनका जिक्र होता था। सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कुछ बीच में लिखा हुआ आ गया था। बहरहाल तो ये मोटी मोटी चीजें जी, ये मोटी मोटी चीजें जो है मुझे समझ में आया। जबान का फर्क, फॉर्म का फर्क, नैरेटिव का फर्क और शैली का जो है फर्क है, ये बहुत ज्यादा जो चीजें जो समझ में आई। ये तो आम एक तरीका है स्टोरी टेलिंग का, जो कहानियां कहते हैं हम, उसमें और इसमें क्या फर्क आता है। मैंने कई दास्तान गो को देखा है कि वो दास्तान गो मतलब सच्ची बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन है कि वो स्टोरी टेलिंग करते हैं और उसे वो नहीं पता। देखिए अजहर साहब, हम लोग फिर से अगर हम इसके बारे में करेंगे तो हम लोग रिपीट कर रहे होंगे चीजें। इससे पहले जो हम लोग सफेद टोपी लगा ली और सफेद कुर्ता पैजामा वो और कशीदे किए हुए कुर्ता पहन लिया और टोपी लगा ली और हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो वो दास्तान गोई तो नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें हम पहले बता ही चुके हैं कि दास्तान होने के लिए, वो दास्तानिया रंग चढ़ाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये इन तमाम चीजों को कहने के बावजूद अजहर साहब एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो फर्क अभी हम बता रहे थे कि एक किस्से में, एक अफसाने में, एक सफरनामे में और एक दास्तान में, और उसमें हम जोड़ देते हैं स्टोरी में, स्टोरी टेलिंग में। अच्छा, ये आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे फ्रीज हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दास्तान पहले खुली जगहों पे या फिर नवाबों की महफिल में की जाती थी और खुले गले से, यानी अल्फाज के उतार चढ़ाव और प्रोजेक्शन बहुत लाउड होता था, और वो दास्तान को के जो करख्त आवाज जिसको कहते हैं उसकी जरूरत पड़ती थी, और बिल्कुल अपने हाथ के इशारे से, और इससे वो दास्तान गोई करता था। अभी जो आप लोग जिस तरह से दास्तान गोई करती हैं, दास्तान गोई का जो तरीका है आपका, उसमें किस तरह से परफॉर्म करने का क्या कोई खास तरीका है या उसी रिवायती ढंग को ही रखा है आप लोगों ने? जब आपकी आवाज बहुत टूट टूट कर आ रही है। ये कह रहा हूं कि जबकि मैंने पढ़ा है कि दास्तान गोई जो शुरू में इस तरह से हुआ करता था कि एक दास्तान गो हाथ में एक छड़ी रखता था और एक हाथ में डुगडुगी रखता था और डुगडुगी बजाया करता था, और छड़ी के इशारे से वो तमाम चीजों को, वो एक हाथ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है हुआ करता था और बहुत ही बुलंद आवाज में दास्तान गोई की। तो क्या इसी तरह से या इसी फॉर्मेट को आप लोगों ने रखा है, या इसमें मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से एक स्ट्रीट थिएटर, यानी हम जब नुक्कड़ नाटक करते हैं उसी टेक्स्ट को हम उसी फॉर्म पे इंटीमेट थिएटर में नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप लोगों के परफॉर्मेंस में कोई फर्क आता है? देखिए अभी आपने जो मुझे बताया था कि हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। हाँ, तो अभी आपने जो मुझे बताया कि उनके हाथ में छड़ी हुआ करती थी, डुगडुगी बजाते थे, तो ये मेरे लिए खुद जो है एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो शुक्रिया। अगर इस तरह की सच में जिस तरह से हुआ करता था,
तो हमारे पास जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, मैं सिर्फ हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए और महमूद ने मुझे ये हक दिया है कि मैं हम करके बात कर सकूं। तो मेरे जब मैं हम कह रही हूँ तो उसमें जाहिर तौर पे हमारी पूरी टीम शामिल है, जिसमें महमूद और अनुषा जो है ने जो है टॉर्च बेयरर हैं वो हमारे। तो जब ये दास्तानों को किस तरह से स्टेज पर उतारा जाए की बात जब हो रही थी, तो एक्चुअली कोई भी हमारे पास सिरा नहीं था, हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि किस तरह से हम इसे शुरुआत कर सकते हैं, सिवाय एक छोटी सी ऑडियो क्लिप के। मीर बाकर अली साहब का एक क्लिप, ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें वो शायद 3 मिनट का क्लिप है वो। सिवाय उसके और कोई हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि किस तरह से दास्ताने या दास्तान को बैठा करते थे और सुनाया करते थे। तो पहली बात तो ये, तो जब इस सेटअप को जब अडेप्ट किया गया, तो उसमें किस रंग का अंगरखा पहनना होगा, किस तरह की टोपी होगी कि नहीं होगी, किस तरह का सेटअप होगा स्टेज में, किन चीजों की जरूरत होगी, वो कुछ भी नहीं पता। तो सब एकदम नए सिरे से जो है शुरुआत उसकी की गई थी। उसको जो है तो ये जो सेट डिजाइन जो है, वो सेट डिजाइन जो है अनुषा का आइडिया था कि किस तरह से हमें कम से कम चीजों में जो है एक परफॉर्मेंस तैयार करनी, एक ऐसा सेटअप हमें तैयार करना है जिसकी बात शायद आप पहले सवाल में आप मुझसे कर रहे थे कि पुराने जमाने में लोग खुली जगहों पर भी करते थे दास्ताने, और दरबारों में भी दास्ताने हुआ करती थी। तो ये, हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोगों के जहन में थी कि हमें उसे इस तरह से, उसका सेटअप कुछ इस तरह का बनाना है कि हम उसे कहीं पर भी परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए जरूरी था। और दूसरा, हम लोग, आप जानते ही हैं, मतलब आप तो इतने अरसे से जो है एक थिएटर ग्रुप चला रहे हैं, तो एक नाटक को, एक प्रोडक्शन को तैयार करने में जितना जो जो जरूरियात जो होती हैं, वो इस कदर कई बार आपको जो है तोड़ देती हैं कि नाटक करने में जो है दिक्कतें आने लगती है। तो हम लोग उनसे भी, उन चीजों से भी जो है हम लोगों को अंदाजा था, क्योंकि महमूद भी थिएटर करते रहे हैं, हम भी थिएटर कर रहे हैं, और हमारे साथ जो बाकी लोग जुड़े हैं, उन लोगों को भी थिएटर का एक अंदाजा था। तो जब इसको कि किस तरह का सेटअप होगा, तो हमारे जहन में ये बिल्कुल चीजें साफ थी कि एक ऐसा सेटअप कि जिसको कहीं पर भी तैयार किया जा सके, जिसको लेकर बहुत ज्यादा उलझने ना हो। तो एक जो है तख्त लगाया गया, तख्त के ऊपर एक गद्दा बिछाया गया और एक चांदनी उस पर बिछाई गई, 2 गाव तकिए रखे गए। एक बहुत ही आसान सा, एक, चूंकि फॉर्मल सेटअप हमें चाहिए था, आप एक फॉर्मल सेटअप में आप एंटर करते हैं और उसके बाद आप दास्तान, तो वो दास्तान के जो है वो उस तिलिस्म में आपको घुसना है, उसके लिए हमें एक सेटअप चाहिए था। तो उन दोनों चीजों को देखते हुए कि वो एक फॉर्मल सेटअप भी लगे और वो बहुत बहुत इलेबोरेट ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है सेटअप सामने आया। पास में 2 जो है वो रखे जाते थे, जो थिएटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बॉक्सेस, जो क्यूब्स होते हैं, जो हम लोगों की जान बचाते हैं हर वक्त। तो जो है वो 2 क्यूब्स रखे जाते थे, एक क्यूब दोनों तरफ, काले रंग के क्यूब आप तो जानते ही होंगे। तो वो क्यूब्स रखे गए, उनके ऊपर फिर सफेद रंग की चादर चढ़ाई जाती थी और उसके ऊपर बड़ी मोमबत्तियां रखी जाती थी, और कटोरे रखे जाते थे। तो कटोरों का इस्तेमाल, ऑफ कोर्स, वो आपके जो एक तहजीब को भी आप दिखा रहे हैं, एक खास जो है एक, हाँ, आप वो भी एक लुत्फ दे रहे हैं ऑडियंस को, साथ ही साथ उसका जो है उसका एक फंक्शन भी है कि आप अगर इतनी तवील दास्तानें सुना रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत आधे घंटे की दास्तानों से की है, लेकिन दिल में इच्छा है कि हम लोग भी उस लायक हो कि रात रात भर तक दास्तान सुनाए। तो गला सूखने लगता है तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो उन कटोरों का एक फंक्शन भी होता है जिसमें पानी रहता है। उस क्षमा को रखने का मकसद ये था कि अगर आप एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी जगह पर आप परफॉर्म कर रहे हैं जहां पर आप लाइट्स भी नहीं ला सकते हैं, तो कम से कम इतनी रोशनी हो कि दास्तान वो जो है उसका चेहरा जो है ऑडियंस को दिख सके। तो ये इन तमाम फंक्शंस को देखते हुए और किस तरह से वो आपके
सेटअप को भी जो है और खूबसूरत बना सके। इन दोनों दुनियाओं को मिलाना बहुत जरूरी था। होता है। यानी अब जैसे तो वो सफेद आप अंगरखा पहनना, वो जो दुपल्ली लगाई और फिर जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से दास्तान गोई की एक रिवायत रही है, यानी दास्तान गो अपने जमाने की का लिबास पहनता था, यानी वो लिबास पहनता था जो जी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी त्योहार के मौके पे या वो वैसे कपड़े पहना करता था, इसलिए उसकी वो पोशाक रही। तो क्या जरूरी है कि दास्तान गोई में हम उस जमाने के ही उस तरह के पोशाक को का ही इस्तेमाल करें, उसी एक फ्लेवर को लाने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा वो चांदी का एक प्याला देखिए, है, शाम देखिए एक है, मैं रखी है, तो अजहर ये साहब, अजहर चीजें साहब, अपनी तहजीब की अलामत है और उसको दर्शाती हैं, दिखाती हैं। अब उस तहजीब में हम जहाँ पे गौतम बुद्ध की बात करते हैं, उनकी जिंदगी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कंट्राडिक्ट करता हुआ है, जो मेल नहीं खाता है, वो सेटअप, बहुत वो ये बहुत चीजें। बहुत ही बहुत ही जी खूबसूरत चीज इसमें यही है, ये जो जिसको आप कॉन्ट्रडिक्शन, आप कॉन्ट्रडिक्शन की तरह से देख रहे हैं, उसको हम लोग समागम की तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से दो दुनिया एक जगह आकर मिल सकती है, किस जी तरह जी से जो है को एग्जिस्टेंस हो सकता है। यही तो खूबसूरती है इस सरजमी की। जी आप अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट की भी बात करें तो उसी में बहुत नुमाया है ये चीज। आप जी तो आप इधर सेटअप की बात कर रहे हैं, मैं अब आपको लेकर जाती हूँ टेक्स्ट की तरफ, कंटेंट की तरफ लेकर जाती हूँ, जहां पर ये जिसको आप कॉन्ट्रडिक्शन की तरह से देख रहे हैं, उसको हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उस उस एलिमेंट ने हमारी दास्तानों को और ज्यादा खूबसूरती बख्शी है। तो हम जबानों के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जब रवायती दास्तानों की हम बात करेंगे तो आप पुरानी दास्तानों में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे उसमें अवधी, ब्रज सब शामिल हैं। जी 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 उसमें सिर्फ और सिर्फ अरबी और फारसी नहीं है, उसमें उर्दू, आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू के इतने अल्फाज उसमें, उर्दू जबान में हम इतने अल्फाज हैं जो कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों में से लिए गए हैं। सो वहां पर अगर ये मुमकिन हो सकती है तो हम तो ये महज एक सेटअप की बात कर रहे हैं। और एक असर्शन भी है, ये असर्शन इस तहजीब का है, ये इस फन का असर्शन है। उस दुपल्ली टोपी को पहनना, उस अंगरखे को पहनना एक असर्शन भी है। ये बहुत जब एक कंटेंट, आप जब बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जबानों की बात कर रहे हैं, तो नई जो दास्तानें हम लोग जो सुना रहे हैं, जिनको हम गैर रवायती दास्तानें कहते हैं, हम लोग चौबोली सुनाते हैं। चौबोली में राजस्थानी फोक टेल है जो कि विजयदान देथा ने लिखी, और उसको हम लोग जो है दास्तान के फॉर्मेट में लेकर आए। अब आप देखिए कि वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थानी जबान का भी लुत्फ आता है आपको। आप वहां पर आप बात करते हैं कि शुरुआत ही इस तरह से होती है, तो उसका जो जो शुरुआत है दास्तान की चौबोली की, वो एक हम से शुरू होती है कि करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, करे लौह पर रख बयाजे जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीनो ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जा, जो वो मेहरबां हो तो कुल मेहरबां, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। तो गुलगुना कशान आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे, ताकि चौबोली की ये दास्तान हमेशा हमेशा सुनाई जाती रहे, और हर जमान मकान और हर खित्ते और हर मुल्क में
इस दास्तान को सुनने और सुनाने वाले पैदा होते रहे। तो आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर हम से शुरू करते हैं और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मीटर से हटकर है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जबरदस्ती कोई जो है पैबंद की तरह से जो है चीजों को जोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने दास्तान एलिस की लिखी, जो कि अंग्रेजी के इतने बड़े शाहकार को अडेप्ट किया गया, इसलिए हम कभी भी नहीं कहते कि तर्जुमा किया गया। एक तो आप उसका फॉर्मेट बदल रहे हैं, आप उसका बयान भी, जो उसका लहजा है, उसका जो जो उसका जो लुत्फ है जबान का या बयान का, उसको भी आप बदल रहे हैं। तो वो इस तरह से शुरू होता है। उसका साकीनामा, आप जानते हैं कि हर दास्तान को शुरू करने से पहले साकीनामा सुनाया जाता है, यानी कि शराब पिलाने वाले की तारीफ। और यहाँ पे जो शराब है वो है सुखन की शराब है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अब हम जब बच्चों के लिए दास्तान सुना रहे हैं तो आप ये नहीं सुना सकते कि नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों को छकाने वाले साकी। अब आप क्या करेंगे, आप आज की बात कर रहे हैं, आज के बच्चों के बीच में है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि नन्ही एलिस प्यारी एलिस, 36 नखरों वाली एलिस, स्कूल किताबें पापा की डांटे, बुढ़े दिन और गुमसुम रातें, अपने घर को छोड़ के एलिस, नींद निगोड़ी तोड़ के एलिस, सारे ताले खोल के एलिस, सबको टाटा बोल के एलिस, रोलम पोलम गिरती एलिस, हाय रे दैया करती एलिस। तो और वो, तो ये जो जबान, कौन कह सकता है कि उर्दू नहीं है। बिल्कुल, बहुत तो ये जो लुत्फ है जो जबान का। फिर अगर हम दास्तान बुद्ध की बात करें तो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दास्तान बुद्ध की जब हम बात कर रहे थे तो, और ये सबसे पहले मेरे जहन में आया था कि दास्तान की बात कर रहे हैं तो हमें पाली जबान तो हम लिखेंगे ही, पाली जबान में तो हम बात करेंगे ही, हम पूरी दास्तान नहीं सुना सकते। तो एक तरफ हम इंतजार हुसैन की बात करते हैं, जहाँ पर वो और आनंद बात कर रहे हैं कि आनंद उनसे पूछता है कि क्या आप जो हैं इस दुनिया के तमाम सत्यों को जानते हैं, तमाम सच्चाइयों को जानते हैं। तो तथागत उन्हें कहते हैं कि आनंद, इस जंगल में के जितने भी पत्ते हैं ना, वो अपनी मुट्ठी में लेकर मेरे पास आओ। तो आनंद हंसता है और बोलता है कि तथागत, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? एक तो इतना बड़ा जंगल, उसमें इतने सारे दरख्त, ऊपर से पतझड़ की बेला है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी मुट्ठी में इस पूरे जंगल के पत्ते आ जाएं? तो तथागत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक कहते हो आनंद, उसी तरह से मेरी मुट्ठी में जितने सत्य आए वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं और इसमें आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये उर्दू जबान नहीं है। दूसरी तरफ हम आते हैं और हम बात करते हैं, इदम तदाचर्य वचो पारा सरियो यद ब्रवी मासु त्वम मक्करी पापम त्वम पच्छा कथम तपे यानी करोति पुरिसो तानी अत्तनि पस्तति कल्याणकारी कल्याणम पापकारी च पापकम। तो ये सारा का सारा ये पाली है। तो आई मीन ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो जबानों का जो मेल है, तहजीबों का जो मेल है, दो अलग अलग समय काल की हम जब बात करते हैं तो मैं उसे कॉन्ट्रडिक्शन की तरह से नहीं देखती हूँ, मैं उसको एक मीटिंग पॉइंट की तरह से देखती हूँ कि किस तरह से आप एक थ्रेशोल्ड पर आकर जो है, आप अपनी तारीख को, अपने आज को एक जगह लेकर आते हैं, अपनी दास्तान में बुनते हैं और ऑडियंस के सामने लेकर जाते हैं। ये बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ। हमारा वक्त तो सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन आपसे बातचीत करने में वक्त का अंदाजा नहीं रहा और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू, बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू जिसे हम कहते हैं, वो हुई है आज की शाम। हमारे जो नाजरीन हैं, दर्शक हैं या सामीन कहिए, इनके बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि बाद में आप उन कमेंट्स के जवाब ज़रूर दीजिए, मैं भी आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके साथ ही हम आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और दूसरे दिन हम अपने दूसरे मेहमान के साथ आपके पास, आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज की मुलाकात यहीं तक है, तो फिर हम दूसरे एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शब खैर, खुदा हाफ़िज़।